हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एस के झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो सीरीज में, जिसका नाम है मैथ स्पेशल क्वेश्चन सीरीज फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। आने वाले समय में एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर का जितना सारा मैथ्स का स्पेशल क्वेश्चन है, मैं 10-10 के सीरीज में उस क्वेश्चन को करवाऊँ लगातार वे में, जिससे कि आप आसानी से अपने प्रिपरेशन को परख सके कि आप किस तरीके से जो है सो मैथ्स के क्वेश्चन को जो है सो हल करते हैं, और एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से हल करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज से मैं 10 क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहा हूँ, जो कि रेगुलर वीडियो होगा, और आप लोगों के बीच जो है सो मैं डेली वीडियो डालने का कोशिश करूँगा। अभी जो है सो चीज़ें थोड़ा सा अनियमित है, जिसके कारण मैं प्योर कंटेंट जो बेसिक वाले हमारे जितने सारे साथी हैं उनके लिए मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जब तक एग्ज़ाम है तो उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन का सीरीज में, जो कि प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि मुझे लगता है मैं अपने अनुभव के आधार पे बता सकता हूं कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और उसको बनाने का अप्रोच क्या होगा, बेस्ट से बेस्ट अप्रोच, उसके साथ मैं क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा और आप आसानी से चीज़ों को खुद से रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप चीज़ों को खुद से अभ्यास नहीं करते हैं, क्वेश्चन को खुद से अभ्यास नहीं करते हैं, आप एग्ज़ाम्स में नहीं बना पाएंगे उस चीज़ों को। क्योंकि एग्ज़ाम में 1 घंटे का ही समय है, तो 1 घंटे में आप किस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं, कितने सारे आप ट्रिक्स पढ़ लो या अप्रोचेज लगा लो, आपका जो अपना अप्रोच होगा, जो आप बचपन से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उस अप्रोच को आप ज़्यादातर अभ्यास अगर करते हैं तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बनाते हैं। नहीं तो बहुत सारे ट्रिक्स सीखने के बावजूद भी एग्ज़ाम में जाके आदमी उन चीज़ों को भूल जाता है। तो मैं शुरू करता हूँ 10 क्वेश्चन का ये सीरीज, जो कि कंबाइंड होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, अब प्रीवियस ईयर के ही होंगे, फालतू एक भी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, और वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम शुरुआत करते हैं 10 क्वेश्चन के सीरीज को, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों के साथ। आई होप कि क्वेश्चन आपको पसंद आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है सो धैर्यपूर्वक हमारे इस वीडियो की सीरीज को आनंद उठा पाएंगे और देख पाएंगे और उससे लाभ ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन के साथ। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए सर, यहाँ पर क्वेश्चन पहला है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6 है, तो सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे उनको सारे क्वेश्चन को हम करेंगे जो थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट को दर्द देता है। तो बिगिनर्स भी हमारे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, और जितने सारे जो हमारे साथी हैं जो जानते भी हैं, तो आराम से पेशेंसफुल इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6 है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया एनटीपीसी का क्वेश्चन है, पलट के देख लो। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6 है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, फिर इसको मिटाते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू हमको पूछ रहा है। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। पूछ रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। अगर इस टाइप का वैल्यू दिया रहेगा ना सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 6, तो हम क्या लिखेंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/6। अब माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1/6 हमने कैसे लिख दिया। तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक फार्मूला हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका वैल्यू जब 1 होता है, तो यहाँ पर देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है हमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, तो इसको हम तोड़ते हैं तो लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप कि इस चीज़ को आप भली भांति जानते होंगे। इसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। हम बात कर रहे हैं कि इसको 1/6 हम कैसे लिखें। तो इसको हम तोड़ दिए इस वे में। अब यहाँ से एक, अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू हमारा 6 दे रखा है, तो इस जगह पर हम 6 वैल्यू पुट कर देंगे। इस टर्म को हम इसी प्रकार लिखेंगे, बराबर में 1 आया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में 1 तो है ही, ये 6 जो है सो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 1/6। तो इसी टर्म को हम यहाँ पर लिखें। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो इसको हम मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए, आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। इसके लिए ही वहाँ पर हम इस चीज़ को लिखे हैं, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन जो है सो इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1/6 है। अब इसको तो आसानी से हम हल कर सकते हैं। क्या करेंगे, प्लस में टेन थीटा माइनस में टेन थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया दोनों। अब सेक थीटा दोनों ऐड होगा तो होगा क्या, 2 सेक थीटा। अब यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 1/6 को हम ऐड करेंगे। अब यहाँ से 2 सेक थीटा बराबर, इसको हम ऐड करेंगे तो 6 6 36 और एक जोड़ेंगे, ये आया
37/6। अब यहाँ से हम सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो इधर जाके यहाँ नीचे में मल्टीप्लाई होगा, यानी 37/6 × 2, तो 37/12, जिसको हम लिख सकते हैं ऑप्शन में, आप देख लीजिए 3/12। तो ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, आइए फिर जो है सो हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। आई होप कि क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहा होगा। हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6 था, हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/6 लिए, जिससे कि हमारा काम आसान हो गया। हम इक्वेशन के तौर पर इसको सॉल्व किए तो 2 सेक थीटा का मान आया, इन दोनों को ऐड किए, ये 37/6 आया। अब सेक थीटा है, इधर ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 37/12 आया। ये जो है फ्रैक्शन को हम तोड़े इंटीजर में, तो वहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में 3/1/12 आया। तो ये हमारा आंसर हुआ। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए सर, एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप, जो कि पानी निकालने वाला पाइप होता है, इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? देखिए सर, ये जो है ये क्वेश्चन जो है सो पाइप एंड सिस्टम्स है। हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क, और ये चैप्टर जो है पाइप एंड सिस्टम, दोनों जो है सो एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें क्या कर रहा है कि एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है, एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे वही अप्रोच लगाएंगे। मान लीजिए एक टंकी है, तो उसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ए जो है सो 28 मिनट में भरती है। ठीक, और एक पाइप मतलब 20 मिनट में भरती है, 20 मिनट में भरती है, और दूसरा पाइप 28 मिनट में खाली करती है। ठीक है, दूसरा पाइप को हम बी मान लेते हैं, ये 28 मिनट में खाली करती है। ठीक है, एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, तो खाली करने वाला को हम माइनस से डिनोट करते हैं, ये खाली कर रहा है। ठीक है, हम वही अप्रोच लगाएंगे जो कि टाइम एंड वर्क में लगाते थे, टोटल वर्क वाला अप्रोच। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ से हम क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। तो दोनों का एलसीएम दिमाग में आना चाहिए कि 20 से और 28 का एलसीएम क्या होगा। 20 का टेबल हम पढ़िए, 28 का टेबल पढ़िए, 140 माइंड में आ रहा है। एलसीएम पर एक वीडियो जो है सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जल्द ही आने वाला है, और हमारे सर का जो वीडियो था एक एलसीएम वाला, उसको भी देख के जो है सो आप आसानी से जो है सो इन तमाम एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। तो 20 का और 28 का एलसीएम जो है सो 140 हुआ। अब क्या करेंगे, ये वो टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क में जो है सो हम इसके मिनट से अगर डिवाइड करेंगे तो इधर से हमारे एफिशिएंसी का रेशियो आएगा क्षमता का। तो 140 में जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 7, और जब 140 में 28 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 5। ठीक है, अब देखिए ये जो है जो 7 के एफिशिएंसी से भरता है और ये 5 के एफिशिएंसी से खाली करता है, यानी भरने वाला के एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसके लिए टंकी तो भरेगा ही। अब लेकिन देखिए ये 7 के एफिशिएंसी से भर रहा है और ये 5 के एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, तो टंकी का कितना भर गया? यानी कि देखिए 7 के एफिशिएंसी से ही भरा और 5 के एफिशिएंसी से खाली हुआ, यानी कि 2 यूनिट टंकी भर गया। अब 2 यूनिट से 140 काम जो है सो कितना मिनट में हो जाएगा? तो देखिए 2 से डिवाइड लगाइए, कर जाएगा कितना मालूम, यानी कि 70 मिनट में जो है टंकी हमारा पूरा भर जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए फिर इसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। आई होप जो है ये आपको समझ में आया होगा। देखिए सर, यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक सीरीज दिया हुआ है 11, 7, 10, 13 और 9 का। पूछ रहा है मानक विचलन। ठीक है ना, ये एक टर्म है मानक विचलन। देखिएगा 2016 एनटीपीसी उठा के, तो एनटीपीसी में धरेलो से ये क्वेश्चन पूछा है, यानी कि सब सेट में आपको ये मिल जाएगा कि मानक विचलन स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट है, यानी कि सांख्यिकी चैप्टर का मानक विचलन पूछता है। एक स्टैटिस्टिक्स का जो है सो अलग से वीडियो में लाऊंगा, जिसमें एक वीडियो में जो है सो सारा क्वेश्चन आपका कवर होगा। एक वीडियो से आपका पूरा काम हो जाएगा, जिसमें जितना भी चीज़ पूछता है, जितना भी टर्म पूछता है। लेकिन आइए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है सो थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि मानक विचलन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, मानक विचलन निकालने के लिए ना सर, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसडी बोलते हैं। मानक विचलन निकालने के लिए 3 टर्म की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे मीन। ठीक है, अब मीन निकालने के बाद हम निकालेंगे वेरिएंस, जिसको हम प्रसरण बोलते हैं। ज़्यादातर हिंदी में ही लिखते हैं, जिससे कि हिंदी वाले छात्र हमारे आराम से देख सके। इसको हम माध्य बोलते हैं। उसके बाद हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, जिसका होता है रूट अंडर वेरिएंस, यानी प्रसरण, यानी रूट अंडर प्रसरण। वो हम जो है सो चीज़ों को लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको, इन चीज़ों को समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मीन का मतलब क्या होता है ना सर, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में एवरेज पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, उसमें मीन का मतलब वैल्यू होता है, यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अभी थोड़ा सा पर्व त्यौहार का माहौल है सर, इधर उधर की आवाज़ें थोड़ा सा वीडियो में आ रही होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आई होप जो है सो आप थोड़ा सा एडजस्ट करें, क्योंकि
थोड़ा सा सिचुएशन सबके साथ हो सकता है, तो आइए चीज़ों को समझते हैं। अब सबसे पहले इसका क्या मीन निकालने का हम कोशिश करेंगे। मीन मतलब क्या होता है, माध्य। अब माध्य में क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तब देखिए कितना, 11 + 7 + 10 + 13 + 9, ठीक है। अब ये टर्म कितना है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म, 5 यहाँ पर डिवाइड करें। अब सबको ऐड करेंगे तो 11 × 7 = 19, 12 10, 11 × 7 = 19, 10 29 9 38 और 13, कुछ टर्म कितना हो रहा है, शायद 50, हाँ 50, ठीक है। अब ऐड करके देख लो, 50/5, यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, यानी 10 हमारा निकल के आ गया मीन, यानी कि माध्य, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा टर्म का, यानी कि प्रसरण, वेरिएंस जिसको कहते हैं। तो प्रसरण क्या होता है ना सर, प्रसरण बराबर होता है, किताब में आप अगर उठा के देखते हो ना तो इन सबका जो है सो पूरा 1 से 1.5 चैप्टर में जो है सो डिस्कस किया हुआ है, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। आइए थोड़ा सा निचोड़ जो है तो डायरेक्ट 2 लाइन में आपको समझाते हैं। प्रसरण क्या होता है ना, मीन जो हम निकालें माइनस का x का मतलब क्या है, ये पूरा टर्म, इसको हम x मानते हैं, उसका स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। चीज़ों को जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मीन हमारा निकल के आ रहा है 10। अब 10 में से इन टर्म को क्रमशः जो है सो हम घटा के स्क्वायर करेंगे। तो 10 में से 11 को घटाएंगे हम तो क्या आएगा, -1। अब माइनस में किसी चीज़ का स्क्वायर जो है सो पॉजिटिव ही होता है, तो उसको हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए मीन हमारा आया 10 में से 11 का माइनस करेंगे, हम लिख ही देते हैं यहाँ पर 10 में से 11 का माइनस करके, ठीक है। उस सब का एवरेज लेना है, प्लस 10 में से हम 7 को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 10 में से 10 को हम माइनस करेंगे, उसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर 10 में से 13 को माइनस करेंगे, उसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर एक और टर्म बच गया 10 में से 9 को हम माइनस करेंगे, उसका भी स्क्वायर करेंगे। अब बटे में कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ -1 घट के आया, उसका स्क्वायर 1 होगा। यहाँ से 3 हो रहा है तो उसका 9 हुआ। यहाँ से 0 हो रहा है तो 0 को भूल जाइए, 0 ही होगा। 13 में से 10 जाएगा, 3 का स्क्वायर फिर से 9 आया यहाँ पे। अब 10 में से 9 गया, 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 हुआ। इसको सबको हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10, 9 1 10 20 हुआ। तो 20/5, ये 4 टाइम्स में कटेगा तो 4 आ गया, यानी कि प्रसरण हमारा निकल के आ गया 4। कितना आ गया, 4। प्रसरण हमारा निकल के आ गया 4, जिसको हम वेरिएंस कहते हैं अंग्रेजी में। तो हमने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, यानी कि मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर वेरिएंस। अब वेरिएंस निकल के आया हमारा 4, तो 4 का अंडर रूट हम करेंगे, अंडर रूट 4, इसका वैल्यू होता है 2, यानी कि 4 का वर्गमूल 2। तो हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा, 2 के साथ। इस तरीके से मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल को आप लेके, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इस तरीके का ढेरों सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इस तरीके से बना के देखें। अभी बताने के लिए हम थोड़ा सा स्टेप लिखे हैं, नहीं तो आप आराम से स्टेप गायब कर सकते थे। यहाँ पर सीधा दिख रहा था कि 10 में से 11 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर फिर 0, यहाँ पर फिर 9, यहाँ पर फिर 1 का स्क्वायर। तो आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। आइए फिर जो है सो अगले एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। आप इसको जो है सो प्रैक्टिस करें घर पे। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है सो ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। देखिए सर, हमारा अगला एग्जाम्पल होगा क्वेश्चन नंबर 4 कि 270 रुपया को ABC के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात जो है सो 2/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो B का हिस्सा ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखा है इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं सर, अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश ये कीजिए कि आपका जो है सो परसेंटेज, रेशियो, इन सब चीज़ों पर जो है सो अच्छे से कमांड होना चाहिए। थोड़ा सा चीज़ें अगर व्यवस्थित होती है तो मैं इन सब पर जो है सो डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक जो है सो आप चीज़ों को समझें। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ABC, ये सारे प्रीवियस ईयर की ही क्वेश्चन है, ABC के बीच जो है सो इस तरीके से रेशियो में बांटा गया है। सबसे पहले B का हिस्सा क्या है, तो सबसे पहले जो रेशियो है ना सर, 1/2, 1/3, 2/3। अब ये फ्रैक्शन वाले रेशियो को हम ब्रेक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है। बहुत सारे तरीके हैं, आप धीरे धीरे क्वेश्चन को बनाइएगा तो एक्सपर्ट हो जाइएगा, देखते ही पता चल जाएगा क्या करना है। लेकिन थोड़ा सा हम बताते हैं इस तरीके के फ्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। नहीं, सबसे पहले देखिए कि डिनोमिनेटर वाले जितने सारे टर्म्स हैं, यानी कि बेस में, उन सब का सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो दिख रहा है 3 और 2 का एलसीएम हमारा 6 होगा। ये सब चीज़ें नॉर्मल है। 6 से क्या करेंगे, सारे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 1/2, 6 × 1/3,
6 × 12। इससे क्या होगा कि हमारा रेशियो बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ से 3 बार में गया ये, यहाँ से ये 2 बार में गया और यहाँ से भी ये 2 बार में गया। तो ABC का रेशियो हमारा नया वाला क्या आ गया, ABC का नया वाला रेशियो हमारा आ गया, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया 2 × 2 = 4। अब देखिए ये रेशियो हमारा सीधा हो गया। अब क्या कह रहा है कि कितना रुपया था, तो 270 रुपया था। ABC में बांटना था, B का हिस्सा हमारा पूछ रहा है। ABC का रेशियो हमारा आया है 3, 2, 4। अब देखिए टोटल रुपया कितना है, 270। तो यहाँ से रेशियो कितना हो गया, 3 और 2 5 और 4 9। तो 9 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 270 रुपया। ठीक है, अब पूछ रहा है B का हिस्सा क्या है। तो जब 9 यूनिट जो है सो 270 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 270 में हम 9 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना होगा, 30 बार में जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 30। अब पूछ रहा है B का हिस्सा कितना है। तो B का रेशियो यहाँ पर 2 है, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 30। 1 यूनिट का वैल्यू आ रहा है, 2 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 60 रुपये। आई होप कि इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। B के साथ हमारा ऑप्शन चला जाएगा। अगर पूछता कि A का हिस्सा क्या है, तो A का यहाँ पर रेशियो 3 है, तो 3 में हम 30 से मल्टीप्लाई करते तो A का हो जाता 30 × 3 = 90। अगर C का पूछता 4, तो 4 में हम 30 से मल्टीप्लाई करते हो, 30 × 4 = 120। इस तरीके से चीज़ों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आई होप कि इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले ये फ्रैक्शन को हम जो है सो ब्रेक करते हैं, जिससे कि रेशियो जो है सो हमारा कंबाइंड हो जाए। ये रेशियो आ गया, ये 270 जो वैल्यू दे रखा है, ABC का ही वैल्यू दे रखा है। हम सबको ऐड करके जो है सो 270 के इक्वेट करते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को आसानी से सॉल्व करते हैं। आई होप जो है सो इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आइए सर, देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल ये है। चुनाव का माहौल है, तो थोड़ा सा सोचे कि चुनाव से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डाला जाए, थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, यानी कि मत। अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े हुए वोटों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। बनाने की कोशिश करिए, वहाँ सब बने हुए। मिथिलांचल है, थोड़ा सा हम लोग का बजी का भाषा है, इसलिए कभी कभी यूज़ करना पड़ता है। थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, आप उसको रिलेट कर पाएंगे। अब देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला। कोई भी चीज़ सर होता है ना, परसेंटेज जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ जो है सो 100% होता है अपने आप में। हर चीज़ अपने आप का 100% होता है। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि उसका बेस 100 होना चाहिए। किसी भी चीज़ को हम 100 पर ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब जो है सो कोई चुनाव होता है तो उसमें टोटल वोट जो गिरते हैं, तो उसको हम 100% ही मान लेते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो चाहे कहीं भी हो, 100% पे ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सर, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार को उसका 270 वोट से हराया। ठीक है, एक को अगर 41% मिला है, ठीक है, यानी कि पहला उम्मीदवार को अगर 41% वोट मिला है, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा, तो दूसरा उम्मीदवार को क्या मिलेगा, 100 में से हम 41% को घटा देंगे, तो कितना बचा, 41 और 9 50, यानी 59%। ये दूसरा को मिला होगा, इतना तो क्लियर होगा। पहला को अगर 41% मिला, तो दूसरा को मिला होगा 59% वोट। अब क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में, कि अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया। तो इसको तो ज़्यादा परसेंटेज मत मिला है, इसको कम मिला है। अब हराया है तो कितना अंतर से हराया है, तो देखिए 59 और 41 का जो अंतर होगा, 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 4 गया 1, यानी कि 18%। समझ पा रहे होंगे आप, यही 18% जो है कितना अंतर से हराया है, तो 270 पे यही 18% ना हमारा 270 हुआ। समझ पा रहे होंगे बात को। 18% अगर 270 है, 1% कितना होगा, तो 270 में हम 18 से डिवाइड करेंगे, काट छाट कर दीजिए, कितना बार में जाएगा, 18 × 1 एक बार में जाएगा। अब कितना होगा, 5, यानी कि 15 से ही कट गया। ठीक है, अब हम क्या बताए थे, कुल मत होता है 100%, तो लिखेंगे 1% का वैल्यू आ गया 15, इसीलिए 100% का वैल्यू कितना है, 100 × 15, यानी कि टोटल कितना मत डाला गया था, 1500, यानी कि बी के साथ हमारा चल जाएगा आंसर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। बुझलिए, बढ़िया से बुझिए। ये सब चीज़ के अगर बढ़िया से नहीं बुझबै तो है परीक्षा में अच्छे से दिक्कत कऽ दै छै। आराम से बुझियो, आप बनाइयो, प्रयास जब तक नहीं करबै तब तक नहीं समझ में आते। तो इस चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब चलिए अगले एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर स्पेशल
आइए हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए सर, हमारा अगला एग्जाम्पल ये है कि चीनी के कीमत में अगर 20% कमी आने के कारण एक आदमी 120 रुपये में पहले से 6 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चीनी का मूल कीमत क्या थी? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सर, अभी प्याज का रेट इतना बढ़ा हुआ है, 50-60 रुपये केजी है। तो पहले जब हम 50 रुपये में जो था भाव कम था तो 2 केजी ले लेते थे। अभी जो 50 रुपये केजी है तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से 1 केजी ही लेते हैं, सोचते हैं कि काम चल जाए। तो उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर है कि 20% की कमी आ गई, तो पहले 120 रुपया में कुछ और खरीदता था, लेकिन अब जो है जो 6 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है। तो इन सब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, किताब में आपको बहुत सारे जो है सो ट्रिक्स वगैरह दिखे हुए मिलेंगे, लेकिन अपना अप्रोच जो है सो सबसे बेस्ट होता है। तो बनाने की कोशिश करिए वहाँ सब, अहाँ सब जो छे बहुत अनुभव है अहाँ सबके, तो आराम से बना देवे क्वेश्चन, हमारा उम्मीद है। ना तो हम प्रयास करे छिए। देखिए यहाँ पर हम प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का, जो कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना सर, कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण, तो सबसे पहले मानेंगे कि चीनी की मूल कीमत, थोड़ा सा हम चलते हैं बेसिक वाइज, x रुपया पर केजी है। ठीक, चीनी की मूल कीमत x रुपया पर केजी है। 20% की कमी आने के कारण, अब देखिए सर, कोई भी चीज़ अगर कमी होता है, परसेंटेज कमी या परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है, 20% की कमी होगी या 20% बढ़ जाएगा, तो वो सबको हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने बताया कि परसेंटेज का मतलब ही होता है, आधार ही होता है 100। 100 में 20% को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे। हम चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा देखते हैं इधर। जैसे कि हम कहेंगे कि 500 में 20% बढ़ाया गया, 500 रुपया का कोई सामान है उसमें 20% बढ़ाया गया, तो सबसे पहले नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, इसका पहले 20% निकालेगा इस टाइप से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करके यहाँ पर 100 करेगा, तब जो है सो 500 में 100 को ऐड करेगा, तब 600 लिखता है। ये चीज़ सही है, बेसिक तरीका है, बढ़िया है, लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, समय बचाएंगे। क्या करेंगे इसमें, हमने बताया कि 100 पे ही कोई चीज़ को जो है सो हम कैलकुलेट करते हैं, तो 20% के कमी का मतलब, जैसे कि 500 में 20% का कमी हुआ, तो 100 में 20 का कमी यानी कि 80 बाई 100 करेंगे। ठीक है, उसमें कमी था, हम वहाँ पर इंक्रीमेंट किए थे, ये कमी है, यहाँ पर इंक्रीमेंट ही कर दीजिए। 20% का अगर बढ़ाएगा तो 100 में 20% यानी 120, 20% अगर बढ़ाएगा तो 100 में उतना को ऐड करेंगे, अगर घटाएगा तो 100 में उतना को घटाएंगे। तो यहाँ से काट छाट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट आ गया 600। उतना करने का मतलब, उतना करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ा। तो इन सब चीज़ों को परसेंटेज में थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करने से पता चलेगा कि क्या कंडीशन होता है, कैसे हम जो है सो बड़े से बड़े फ्रैक्शन वाले परसेंटेज को कैसे हम डायरेक्ट तोड़ते हैं सवाल में। क्योंकि क्वेश्चन में क्या करता है ना, आजकल जो है सो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल चुका है। हम कोशिश मेरा यही रहेगा कि जितने सारे क्वेश्चन को मैं लाऊं, जितने सारे प्रीवियस ईयर स्पेशल क्वेश्चन हैं जो विद्यार्थी को दर्द देते हैं, और आने वाले जो क्वेश्चन का सीरीज पूछा जा रहा है एग्जाम में, उन सब के बेसिस पे मैं क्वेश्चन को तैयार करूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम में जो है सो आसानी से क्वेश्चन हल हो पाए। तो ये चीनी की मूल कीमत x रुपया पर केजी है, 20% घटा दिया, तो आइए लिखेंगे घटा हुआ कीमत, घटा हुआ मूल्य। अब 20% घटाएगा तो x, अब 20% घटाने का मतलब हमने बताया कि 100 में ही 20% घटाएंगे तो 80 बाई 100। इसको काटेंगे तो 0 से 0 गया, 4 2 जा 8 होगा, 5 2 जा 10 होगा, यानी कितना हुआ 4x/5 पर केजी। ये हुआ घटा हुआ मूल्य हमारा। इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या कर रहा है कि जब घट जाता है तो 120 रुपया में पहले से 6 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। अब 120 रुपया में घटा हुआ रेट से यानी कि 4x/5 से खरीदेगा, और पहले जो था मूल कीमत से खरीदता 120 रुपया, ठीक है, यानी कि 6 केजी चीनी जो है अधिक खरीद पाता है। तो ये हमारा इक्वेशन आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मेरी लंबाई आपकी लंबाई से ज़्यादा है, तो कोई पूछेगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मेरी लंबाई में से आपकी लंबाई को माइनस करना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले भाव कुछ और था, अब भाव घट गया, 6 केजी चीनी अधिक मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम इसमें से जो इसको माइनस करेंगे और 6 की इक्वेट करेंगे। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब, हाँ, ये भी एक डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन को एग्जाम में कैसे करते हैं। जितना जल्दी आप कैलकुलेशन को करेंगे उतना जल्दी ही आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, और क्वेश्चन आपका आसानी से कम समय में जो है टैकल हो पाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने का देखिए, 120 यहाँ भी है, 120 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा
120/x को कॉमन ले लेंगे, तो 120/x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1/4/5, और यहाँ क्या बचेगा 1 बराबर में 6। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। 120/x को हम कॉमन ले लिए। अब इधर हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे इसी चीज़ को, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो यहाँ आप देख लें 120/x है, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन होता है ना, ये 5 जो है सो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5/4 माइनस का 1 बराबर में 6, ठीक है। 120/x 5/4 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 1/4 बराबर में 6। अब देखिए यहाँ पर काट छाट हम कर देते हैं, 4 से ही गया कितना बार में 30 बार में, 6 से यहाँ पर डायरेक्ट काट दीजिए 5 बार में, तो एक्स का वैल्यू हमारा निकल के कितना आएगा 5 रुपया पर केजी। ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि इस चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। प्रैक्टिस करें इस टाइप के क्वेश्चन को, इसी अप्रोच के साथ आप आसानी से कर पाएंगे। आने वाले वीडियो में जो है हम परसेंटेज से ही जो है सो इस क्वेश्चन को हल करने का बताएंगे कि कैसे परसेंटेज के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। रेशियो के तरीके से भी इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था, ये जरूरी भी है। जब तक इन कंसेप्ट को आप नहीं समझिएगा ना, आप उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, परसेंटेज और रेशियो के कंसेप्ट को। तो पहले इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही आवश्यक है, उसके बाद में रेशियो भी मतलब डिटेल से चर्चा करूँगा, और परसेंटेज से भी इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए सर, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ। 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर आयाम के कमरे के अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई ज्ञात करेगा। अब देखिए कोई कमरा में हमको छड़ रखना है। आयाम मतलब क्या होता है, उसका डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ही आयाम कहते हैं। हिंदी का ये शब्द होगा या कुछ भी होगा, मैथ में उस सब से मतलब हटाइए। अब अधिकतम लंबाई का जो छड़ होगा किसी कमरे में, तो आप इमेजिन करके देखो अपने रूम को, तो मैक्सिमम लेंथ का जो छड़ होगा उसके मतलब डायगोनल पे यानी विकर्ण पे डाला जाएगा, ठीक है। विकर्णता आप अगर छड़ को लगाते हैं तो वो सबसे लंबा छड़ होगा। उसके लिए क्या करते हैं, छड़ की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ मैक्सिमम छड़ की लंबाई। इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखें ना, तो वो फार्मूला जो है सो जिंदगी भर के लिए याद कर लीजिए। L² + B² + H² होता है, और ये सबको जो है सो पहना दीजिए टोपी, यानी कि रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पर आयाम का मतलब ये हुआ लंबाई, ये हुआ चौड़ाई, ये हुआ ऊंचाई। समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। या अलग तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए 12 का स्क्वायर, स्क्वायर को थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हुआ 144, ये हुआ 81, ये हुआ 64, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 और 1 5 और 4 9, 6 और 8 14, 4 18, ठीक है, और 1 और 1 2। अब 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो हमें था आना चाहिए 17 मीटर हमारा आंसर हो गया। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। जल्द ही मैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड कि वर्गमूल हम कम समय में कैसे निकालते हैं, बड़े से बड़े डाटा का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं और स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उस पर जो है सो एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो। क्योंकि क्या है ना सर, कि कितना भी हम ये सब पढ़ लेते हैं ना कि आसानी से मल्टीप्लाई कैसे करें, आसानी से स्क्वायर कैसे करें, एग्जाम में जाते जाते ना वो सारा चीज़ जो है दिमाग से निकल जाता है। हमको क्या कंसेप्ट याद आता है, बचपन वाला है, वही प्रोसेस हम लगाते हैं। अपने अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो अनुभव है मेरा। लेकिन मैं थोड़ी सी उन चीज़ों को यहाँ पर शेयर जरूर करूँगा, जिससे कि आप चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि स्क्वायर रूट का ही फंक्शन जो है सो कभी कभी बड़ा बड़ा डाटा ही दे रखा है। अगर आप बैंक का प्रिपरेशन करते हैं, देख लीजिए RRB, IBPS, PO उठा के, SBI क्लर्क उठा के, बड़े से बड़े कैलकुलेशन में जो है सो बड़ा से बड़ा स्क्वायर रूट पूछा जाता है। अगर उस टाइप से अगर आदमी वहाँ पर कैलकुलेट करने लगे तो पता चलेगा कि एक ही वर्गमूल बनाने में जो है सो सारा एग्जाम निकल गया। तो वहाँ पर उन चीज़ों को ऐसे हम कैलकुलेट नहीं करता है। उसके लिए जो है सो अलग से एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। आइए सर, हमारा ये एग्जाम्पल है कि 170 परिवार में 115 कॉफ़ी, 110 चाय तथा 130 दूध पीते हैं, ठीक। इसके अलावा 85 कॉफ़ी तथा दूध, 75 कॉफ़ी तथा चाय और 95 चाय तथा दूध पीते हैं, ठीक है। और 70 जो है सो तीनों पीता है, ठीक है। तो ज्ञात करें कि कितने सिर्फ कॉफ़ी तथा दूध पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते। इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको कहते हैं, इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को आप बनाएं, आसानी से हल होगा। अगर आप एक एक नियम से इस क्वेश्चन को बनाने लगिएगा तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या होगा। तो कहाँ लिया जेब उतना दूर, पहले आइए इसी को बनाते हैं। कहाँ जाइएगा इतना दूर,
वेन डायग्राम से पहले इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा ऑप्शन है 15, 18, 25 और 40। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने में क्या करेंगे, सबसे पहले 170 परिवार में 115 कॉफी पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ 115 लिखते हैं, चाहे हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉफी वाला, ठीक है। कॉफी वाला कितना है भाई, 115। 110 चाय पीते हैं, ठीक है। चाय पीने वाला हमारा कितना है, 110, ठीक है। तथा 130 जो है सो दूध पीते हैं। अब दूध पीने वाला को यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, ये दूध पीने वाला हो गया, इसकी संख्या 130 है, सॉरी 130 है, ये 130 हमारा दूध पीता है। अब देखिए तीनों का हम डायग्राम यहाँ पर बना लिए। 115 कॉफ़ी पीता है, 110 चाय पीता है और 130 दूध पीते हैं। अब है इसके अलावा 85 कॉफ़ी तथा दूध पीते हैं। 85 कॉफ़ी तथा दूध पीते हैं। तो देखिए कॉफ़ी और दूध वाला डायग्राम यहाँ है, इन दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पर, तो 85 जब दूध पीता है तो 85 को यहाँ अरेंज कर देंगे, ठीक है। 85 जो है सो कॉफ़ी तथा दूध पीता है, ठीक है। 75 जो है सो कॉफ़ी तथा चाय पीते हैं। अब 75 में कॉफ़ी और चाय में हमें अरेंज करते हैं। तो देखिए कॉफ़ी और चाय वाला डायग्राम का ये कॉमन पार्ट है। तो 75 हमारा कॉफ़ी और चाय पीते हैं, तो 75 को हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे। बात को आप समझ पा रहे होंगे, 75 और ठीक है। 95 चाय और दूध पीते हैं। अब चाय और दूध वाला ये है, इसका कॉमन पार्ट ये है, तो 95 को हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे। आई होप कि इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। और क्या कर रहा है कि 70 जो है सो तीनों पीते हैं, तीनों में कॉमन पार्ट ये है, तो यहाँ पर हम 70 को अरेंज कर देते हैं। आई होप कि इस चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ज्ञात करें कि कितने सिर्फ कॉफ़ी तथा दूध पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ों को हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक। आई होप कि इस चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि 170 परिवार था, ये परिवार को जो है सो उसी रूप में यहाँ पर अरेंज किया है कि 115 कॉफ़ी पीता है तो कॉफ़ी का डायग्राम हम अलग से बनाए। 110 चाय पीता है तो चाय का जो है सो यहाँ पर हम बनाए 110, और 130 दूध पीते हैं तो दूध वाला को हम यहाँ पे अरेंज किए, ठीक है। अब ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 85 कॉफ़ी और दूध पीता है, तो कॉफ़ी और दूध में कॉमन यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम 85 को अरेंज किए। उसके बाद 75 कॉफ़ी और चाय पीता है, तो कॉफ़ी और चाय वाला में हम 75 को अरेंज कर दिए। और 95 जो है सो चाय और दूध पीता है, तो 95 चाय और दूध में कॉमन ये है। अब 70 का रहा तीनों पीता है, तो 70 वाला जो है सो बीच में आएगा। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या कह रहा है कि तो क्या करें, तो कितने सिर्फ कॉफ़ी तथा दूध पीते हैं, तो कॉफ़ी और दूध वाला कितना है, 85, ठीक है। कॉफ़ी पीने वाला सिर्फ कॉफ़ी और दूध पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं, तो कॉफ़ी प्लस दूध वाला यहाँ पर आई होप कि दिख रहा होगा, कॉफ़ी और दूध वाला जो कि चाय नहीं पिएगा, तो कॉफ़ी और दूध वाला कितना है, 85, ठीक है। और तीनों पीने वाला यहाँ पर कितना है, तो 70। तो कॉफ़ी और दूध वाला में से तीनों पीने वाला को हम घटाएंगे तो बचेगा कितना, 15 व्यक्ति वो होगा जो सिर्फ कॉफ़ी और दूध पी रहा है। तो ए नंबर के साथ हमारा ऑप्शन चला जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो इन बड़े बड़े क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से आसानी से बना सकते हैं। आप चीज़ों को प्रैक्टिस करें, आसानी से समझ में आएगा। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए सर, हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 होगा। यहाँ पे ये जो है सो एक दिया हुआ है क्वेश्चन, सारा जो है सो डेसिमल में है और इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट देखता है तो थोड़ा सा घबराने लगता है, तो घबराने की बात नहीं है इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे कि डेसिमल देखेंगे कि ऊपर नीचे बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक है, 3 यहाँ हो गया, 3 और 2 5, और 5 और 3 8 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर 2 2 4 और 4 8 और 1 9। यहाँ पर भी एक डेसिमल हमको लगता है कि मिस हुआ होगा, पर क्वेश्चन मिला नहीं, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो 2 2 4 और 3 7 ही हुआ। थोड़ा सा यहाँ इसको हम अरेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में शायद मिस्टेक हुआ। देखिए सर, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर टाइप होने में हुआ था मिस्टेक। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि यही है। अब सबसे पहले हम डेसिमल को अरेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 3 6 और 3 9। डेसिमल के बाद यहाँ पर 9 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 4 8 और 1 9 डिजिट है। तो फिर अगर बराबर होगा पॉइंट के बाद, जितना सारे डिजिट है, ऊपर भी 9 है नीचे में भी 9 है, तो हम भूल जाएंगे, डेसिमल का खेल ही भूल जाएंगे, क्योंकि सब कट जाएगा। क्योंकि डेसिमल हटाने के लिए हम 0 से जो है सो, जैसे कि मान लीजिए 2.5 है, इसको हम 25/10 लिखते हैं डेसिमल हटाने के लिए, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को सो रूट में हम अरेंज करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। इसको लिखेंगे 324, इसको लिखेंगे 81 और इसको लिखेंगे ये। अब नीचे है ये
कैलकुलेशन बेस पे जो है सो इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब चीज़ों को आप कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। 729 और 64 है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि इस स्क्वायर रूट वाला जो ये रूट का जो साइन है इसको हटाने के लिए सबसे पहले सबका जो है सो रूट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ फाइंड करना होगा कि 324 का कितना होता है। तो इन सब चीज़ को मतलब जो है सो आप मिनिमम कम से कम 50 तक तो याद कर ही लें, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है तो 324 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट 18। 81 का सब जानते हैं 9 होता है। अब इसका कितना होगा देखिए, इसका निकालने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है 60 और 70। इसका स्क्वायर होता है 3600 और इसका स्क्वायर होता है 4900। तो जो 46 और 24 है इन दोनों के बीच ही ना होगा, 46 और 24 इन दोनों के बीच ही होगा। तो 60 और 70 के बीच अगर ये 4900 हो रहा है। अब देखिए यूनिट डिजिट अगर देखिए 4 है तो वर्गमूल हमारा 2 और 4 वाला ही होगा, जो लास्ट का डिजिट होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 पे ही खत्म होता है, 4 वाला नहीं सॉरी 8 वाला, और 8 का भी स्क्वायर जो है सो 4 पे ही खत्म होता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे 4900 है और 4900 के काफ़ी करीब है ये 4624। तो हमारा वर्गमूल निकल के आएगा कितना 68। 8 8 64। आप कर पा रहे होंगे इन चीज़ों को। स्क्वायर रूट का हमने बताया कि वीडियो जल्द ही आ रहा है। 68। अब क्या करेंगे नीचे में 15625 इसको निकालिए। इसका वर्गमूल कितना होगा 15625 का कितना होगा 125। 15625 का वर्गमूल होगा 125। आप निकाल के भी देख लें, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे 25 को देखेंगे। 25 का क्या होता है 5 होता है। अब जो है 156 है तो 156 क्या करेगा, कहाँ कहाँ अरेंज करेगा, 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में अरेंज करेगा, क्योंकि 12 है 144 है, 13 है 169 होता है 156। तो हम देखेंगे 156 है तो छोटा वाला नंबर के साथ ही हम जाएंगे। तो इस हिसाब से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं और आराम से आप निकाल के भी देख सकते हैं बेसिक मेथड से। तो यहाँ पर 125 हुआ, 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, 729 का 28 होता है, 27 होता है। अब जो है 164 का 8। अब क्या करेंगे कि चीज़ों को कैंसिल आउट करने का कोशिश करेंगे। 17 से ही 4 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे काटेंगे, 9 से 3 बार में काटेंगे, 3 से इसको 6 बार में काट देंगे, ठीक है। ये कटा यहाँ से, ये 4 दूना 8 कटा, 4 से 4 यहाँ पर कट गया, तो यानी हमारा कितना आया 3/125। अब देखिए 3/125 जो है ऑप्शन में ही कहीं नहीं है। ऑप्शन हमारा जो है डेसिमल में है और इसको कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम चीज़ों को ऑप्शन से उठाते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन में क्या करा है। तो देखिए सारे ऑप्शन में जो है 24 आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ पॉइंटों में। तो 24 करने के लिए 3 को क्या करना पड़ेगा, तो 24 करने के लिए 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर होगा कितना 24 और नीचे होगा 125 में जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000। अब 1000 से डिवाइड करते हैं तो लगाइए 0.024। सी के साथ हमारा ऑप्शन चला गया। तो इस तरीके से चीज़ों को आप ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है क्वेश्चन में मेंशन होता है और ऑप्शन के थ्रू जो है उस चीज़ों को हमको टैकल करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करेंगे और आराम से इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। आइए हम लास्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे, जो कि क्वेश्चन भी अच्छा होगा और आई होप जितने सारे क्वेश्चन हमने करवाए उन चीज़ों को आप आसानी से जो है प्रैक्टिस करें घर पे। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए सर, हमारा ये लास्ट एग्जाम्पल होगा क्वेश्चन का कि 5 संख्याओं का औसत 8 है। इन 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत 10 है, तो अन्य 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसको बनाएं पॉज करके वीडियो को। जितने सारे क्वेश्चन हमने करवाए उस सबको आप पॉज करके आराम से बना के जो है पहले आप अपने आंसर को जो है जांच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आसान तरीके से करते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 8 है। तो सबसे पहले जो है औसत का योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का औसत 8 है, अगर औसत का योग टोटल कितना हो जाएगा 8 × 5 यानी कि 40, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 8 है। इन 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत 10 है। अब 3 संख्याओं का औसत 10 है, 3 संख्या का औसत कितना है 10 है। इसका जो है कितना योग हो जाएगा 30, यानी कि इसको लिख देते हैं थोड़ा सा डिटेल में 30, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए 5 संख्या में औसत है 40, 3 संख्या का औसत 30 है, तो 2 संख्या कितना हुआ, 2 संख्या हमारा कितना हो गया 40 में से 30 को माइनस करेंगे, 40 में से 30 को माइनस करेंगे 10 आए। अब पूछ रहा है औसत, तो औसत के लिए क्या करते हैं, कितना संख्या का औसत है 2 संख्याओं का, 10/2 कैंसिल आउट हो गया, हमारा आ जाएगा 5। आसान क्वेश्चन था, आराम से इसको आप बना सकते थे, इसका आंसर भी होगा। तो आई होप कि आपका जितना सारा मतलब क्वेश्चन मैंने करवाया उन सब क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो सारा क्वेश्चन आपके लिए। आप जो है घर पर इसको प्रैक्टिस करें, बना के देखें। हमारा जो ये 10 क्वेश्चन का सीरीज़ है वो रेगुलर वे में आपके बीच मौजूद होगा, आते रहेगा क्वेश्चन।
पिछले वीडियो के जितने सारे लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, उसके मतलब अकॉर्डिंग आप जाके वीडियो को वहाँ से देखें। हमारा फेसबुक पेज का भी जो है सो लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जो है सो आप मैथस्टॉक नाम से जो है सो चैनल को सर्च करें, वहाँ से आप जुड़े अपने डाउट्स को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मैं देखूंगा, डाउट को क्लियर करूँगा। जितने सारे आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल मैथस्टॉक को जो है सो सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके लिए आप बेल आइकॉन को दबाएं। और आप तमाम स्टूडेंट को मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, फिट फाट रहें, क्योंकि सर क्या है ना कि हम लोग जिस प्रिपरेशन में हैं उस प्रिपरेशन में क्या है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डीमोटिवेशन, ये सब आना जो है सो हमारे अंग है। ये सब तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। डिपेंड ये करता है कि हम चीज़ों को अपने माइंड सेट में किस प्रकार लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना सर, प्रिपरेशन के दौरान कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, चाहे वो आपके रिलेटिव क्यों ना हो, चाहे अन्य भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपको डिप्रेस कर देंगे नॉर्मल बातों से। आप थोड़ी देर के लिए डिप्रेस हो जाओगे, मतलब सोचोगे कि दूसरे लोग जो है सो क्यों डिप्रेस कर रहे हैं, पता चलेगा कि नेक्स्ट डे आते आते फिर से डिप्रेस कर दिए। तो इन चीज़ों को आप जो है सो टैकल करने का सोचिए, अपने माइंड को जो है सो कंट्रोल करें। इसके लिए हमारे स्टूडेंट जो है जितने सारे हमारे साथी हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, क्योंकि माइंड को भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करना माइंड का भी आवश्यक हो जाता है इस प्रिपरेशन के दौरान। क्योंकि पढ़ना ही है। अगर सब लोग सोच लेंगे कि वैकेंसी कम है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें जो है सो माइंड में आते रहते हैं। तो इन सब डिप्रेशन से निकल के हमको प्रिपरेशन में बढ़ना है। कुछ ना कुछ तो होगा ही, जब हम दिल से मेहनत करेंगे, जज्बे के साथ मेहनत करेंगे। तो मतलब यही उम्मीद करते हैं। आप सब जो है सो हमसे ज़्यादा भी अनुभव है, सबके पास अनुभवी हैं आप लोग, तो आई होप कि समझ पा रहे होंगे। तो मेहनत के साथ, जोश के साथ पढ़ाई करना है और फालतू चीज़ों को दिमाग में नहीं आने देना है। और मेहनत के साथ हम अगर पढ़ाई करेंगे तो चीज़ों को हम आराम से चीज़ों को जो है सो टैकल कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सारे युवा का हमारा एक ही मतलब जज्बा होना चाहिए कि जोश के साथ हम स्टडी करें, पढ़ाई करें। क्योंकि जो है सो अभी का युवा अगर पढ़ाई नहीं करेगा अच्छे से तो वो जो है सो सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही हथियार है, स्टडी। यही जो है सो बेस्ट हथियार है। तो आई होप जो है सो वीडियो से मैं आप लोगों को काफ़ी हेल्प किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।